फ्रेंड्स, मैं नंदराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब व लाइक भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड। द किंग turned round and saw bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. ट्रांसलेट देखिए। राजा मुड़ा और अपनी तरफ दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़कर आते देखा। उसके हाथ पेट को दबाए हुए थे, जिससे रक्त बह रहा था। ब्लड फ्लोइंग यानी रक्त बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह मूर्छित हो गया, फेंटेड यानी मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर गया। राजा और तपस्वी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए और उसके पेट में बड़ा जख्म पाया। द किंग washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last bleeding stopped. राजा ने उस घाव को साफ किया और उसे अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ यानी छोटा रुमाल होता है उसको कहते हैं, और शॉर्ट में इसको हैंकी भी कहते हैं, परंतु खून का बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने घाव की तब तक बार बार मरहम पट्टी की जब तक कि रक्त बहना बंद न हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, आस्क्ड फॉर समथिंग to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. उस व्यक्ति ने पहले से बेहतर महसूस किया और पीने के लिए कुछ पानी मांगा। राजा ताज़ा जल लाया और उसे पीने को दिया। उस समय तक सूर्य छिप चुका था और वायु ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने तपस्वी की सहायता से घायल व्यक्ति को कुटिया में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, lay down on the floor and slept through the night. When he woke up, it was several minutes before he could remember where was or who the strange bearded man laying on the bed. ट्रांसलेट देखिए। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत लेट गया। राजा
पद यात्रा यानी भ्रमण के कारण और काम करने के कारण थक गया था, इसलिए वह फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। जब वह जागा कुछ मिनट बाद ही ये याद कर पाया यानी समझ पाया कि वह कहाँ है या बिस्तर पर लेटा हुआ वह अपरिचित दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है। दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है। नेक्स्ट देखिए, तो दाढ़ी वाला व्यक्ति ने क्या कहा, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवॉक। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्या कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा जब उसने देखा कि राजा जाग गया था। तो राजा क्या कहता है, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मुझे क्षमा करने जैसी कोई बात भी नहीं है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु sword रिवेंज बदला लेना ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। पुट टू डेथ यानी मृत्युदंड एंड सीज माई प्रॉपर्टी। यानी उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते हैं किंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला और मेरी संपत्ति छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. तो देखिए आगे ट्रांसलेट क्या, मैं जानता था कि आप तपस्वी से मिलने अकेले आए हुए हैं और तो मैंने आपको घर वापस लौटते समय मार डालने का निश्चय कर लिया, किंतु दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे, इसलिए मैं छिपने के स्थान से बाहर निकला और आपके अंगरक्षक से सामना हो गया। यानी उन्होंने पहचान लिया, जिसने मुझे पहचान लिया था और घायल कर दिया था आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। आई विश्ड to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो उस घायल व्यक्ति ने क्या कहा, देखिए उससे बच निकला, परंतु यदि आपने मेरे घावों की मरम्मत पट्टी न की होती तो मैं मर गया होता। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरा जीवन बचाया। अब यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मैं सच्चे वफादार सेवक की तरह आपकी सेवा करूँगा और अपने पुत्रों को भी वैसा ही करने का आदेश दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू
have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो राजा ने क्या कहा? देखिए, राजा इतनी आसानी से शत्रु के साथ शांति स्थापित होने पर बहुत प्रसन्न था, क्योंकि शत्रु अपना आप शांत हो गया और झगड़ा मिट गया, और उसने उसे अपना मित्र बना लिया। उसने इसे केवल क्षमा ही नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि वह अपने सेवकों को और अपने निजी चिकित्सकों को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। लुक आफ्टर देखभाल करना। और उसने उस व्यक्ति की निजी संपत्ति को वापस करने का भी वादा कर दिया। राजा ने कहा तेरी संपत्ति भी वापस लौटा दूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट बिफोर गोइंग अवे। He wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds. Sowing seeds यानी बीज बो रहा था। In the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." तो देखिए ट्रांसलेट। घायल व्यक्ति को कुटिया में ही छोड़कर राजा कुटिया से बाहर आया और तपस्वी को ढूंढा। जाने से पहले एक बार और वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। तपस्वी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिन्हें एक दिन पहले खोदा गया था। राजा तपस्वी के पास गया और कहा, हे विद्वान पुरुष, मैं अंतिम बार अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। यू हैव ऑलरेडी बीन एंसवर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू the ground and looking up at the king as he stood before. तो देखिए यानी क्या उत्तर दिया उस हर्मिट ने। आपको पहले ही उत्तर दिया जा चुका है, तपस्वी ने कहा, जो अभी भी जमीन पर झुका हुआ था और अपने सामने खड़े हुए राजा की ओर सिर उठाकर देख रहा था। तो राजा ने क्या कहा देखिए। How have I been answered? What do you mean? राजा ने कहा, मुझे उत्तर किस प्रकार मिल चुका है, आपके कहने का अर्थ क्या है? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो देखिए तपस्वी ने उत्तर दिया, क्या आप नहीं देखते हो, समझते हो, यदि आपने कल मेरी कमजोरी पर दया न की होती और क्यारियां नहीं खोदी होती तो आप वापस चले गए होते। तब उस व्यक्ति ने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने आप पर हमला कर दिया होता और आप यही कामना करते हुए कि काश आप मेरे पास रुक गए होते। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। रुक गए होते। एंड आई
was so the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important person, and to do me good was your most important business. तो देखो तीनों प्रश्नों का उत्तर उसने क्या दिया, यानी उत्तर दिया, यानी और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वह मेरी सहायता करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके पश्चात तो नेक्स्ट देखिए, आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important person, and what you did for him was your most important business. और इसके पश्चात जब वह जख्मी व्यक्ति हमारी तरफ भाग कर आया तो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण था जब आप उसकी देखभाल, ड्रेस यानी देखभाल करना, पट्टी करना, उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घाव की मरहम पट्टी न की होती तो वह आपसे बिना सुले यानी बिना शांति किए ही मर जाता। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो काम आपने उसे बचाने के लिए किया था वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ। यानी क्या कहा, इसीलिए तब याद रखिए कि केवल एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह अब यानी वर्तमान समय। कौन सा समय? यानी वर्तमान समय। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एन पावर टू एक्ट। उनका यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास कुछ यानी कर पाने की क्षमता होती है, क्योंकि अपन वर्तमान में जीते हैं। यानी फ्यूचर किसने देखा है? द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप किसी विशिष्ट यानी विशेष समय में होते हैं, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा और हमें किसी से मिल भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति की भलाई करना, यानी जिसके साथ आप विशिष्ट या विशेष समय होता है उसकी भलाई करते हो, क्योंकि हमें ईश्वर ने उसी काम के लिए इस संसार में भेजा है। यानी कहने का मतलब है मनुष्य को इस संसार में जन्म मिला है तो किसी न किसी विशेष उद्देश्य के पूरा करने के लिए, अपने विशेष ड्यूटी दायित्व को पूरा करने के लिए संसार में मनुष्य को यहाँ पर जन्म दिया है। तो देखिए अपने पूरे पार्ट सेकंड का ट्रांसलेट किया। अब इसके साथ में ही हार्ड मीनिंग्स जो आए हैं अपन वो भी कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे और देखिए वर्ड मीनिंग्स। टर्न राउंड यानी मुड़ा या दूसरी ओर घुमा। बियर्डिड यानी दाढ़ी वाला, जिसके दाढ़ी आई हुई थी वह व्यक्ति। फ्रेस्ट अगेंस्ट यानी जोरदार अपने पेट को दबाए हुआ था, क्योंकि उसको पेट के ऊपर घाव था ना तो उस घाव को दबाया हुआ था। फेंटेड यानी मूर्छित होना यानी बेहोश हो जाना। वुंड यानी जख्म या घाव। हैंडकरचिप होता है रुमाल, छोटा रुमाल होता है उसको कहते हैं, और शॉर्ट में आप इसको कहते हो हैंकी भी कहते हैं। रीड्रेस है ना पुणे घाव की मरहम पट्टी करना यानी बार बार घाव को धोना।
ब्लडिड रक्त का स्त्राव होना या खून का बहना, वुंडिड वुंडिड यानी घायल, उस घायल व्यक्ति को भी है। फॉरगिव फॉरगिव यानी क्षमा करना, फॉरगिव यानी क्षमा करना। वीक वॉइस धीमी आवाज में, वीक वॉइस धीमी आवाज में। एनिमी एनिमी यानी शत्रु। श्योर यानी शपथ ली यानी कसम खाई, उसने शत्रु ने कहा ना मारने की कसम खाई थी। रिवेंज रिवेंज यानी बदला लेना। सीज्ड यानी छीन ली, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। मेड अप माइंड होता है किसी कार्य को निश्चित करना यानी डिटरमाइंड करना। कम अपॉन यहाँ होगा सामना हो गया यानी सामने आ गया। रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लिया। एस्केप्ड इसको होता है किसी बीच में से झगड़े में से निकलना बच करके, तो बच कर निकला। फेथफुल वफादार। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। प्रोमिस्ड यानी वादा किया। लुक अराउंड तलाशा या ढूंढा। सोइंग सोइंग यानी बो रहा था, क्या बो रहा था, बीज। सीड्स सीड्स यानी बीज बो रहा था। स्टील स्टील यानी अभी भी। बेंडिंग डाउन झुका हुआ था, कौन, सन्यासी। लुकिंग अप नजरें ऊपर उठाकर। पिटेड पिटेड यानी दया की। बिजनेस बिजनेस यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर होगा कर्तव्य, अपने कर्तव्य पालन पर आएगा। केयर फॉर यानी देखभाल करना। मेड पीस शांति स्थापित की या सुलह की, यानी बिना कोई लड़ाई झगड़े किए। पावर यानी क्षमता या सामर्थ्य। तो ये थे हार्ड मीनिंग। अब इसके अंदर इस पैराग्राफ में जो कुछ क्वेश्चन आए हैं उसको करते हैं, एडिशनल क्वेश्चन को करते हैं, जिससे अपना रिवाइज हो जाएगा वापस। चलिए लेसन नंबर फर्स्ट। डिस्क्राइब द मैनर इन विच द किंग अप्रोचेज द हर्मिट, यानी राजा हर्मिट के पास, सन्यासी के पास किस रूप में किस तरह से पहुंचा उसका वर्णन कीजिए। द किंग पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, यानी राजा ने सामान्य कपड़े पहने। कैसे कपड़े पहने, सामान्य कपड़े पहने। ही डिसमाउंटेड होता था उतरना, फ्रॉम हिज हॉर्स वह अपने घोड़े से उतरा। एंड गोज एलोन टू द हर्मिट, यानी वह सन्यासी के पास अकेला गया, अपने अंग रक्षकों को लेकर नहीं गया। हु वॉज द वुंडेड मैन, यानी जो वो दाढ़ी वाला और घायल व्यक्ति कौन था, घायल था ना, कौन था। द वुंडेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग, यानी जो घायल व्यक्ति था वह कौन था, राजा का शत्रु दुश्मन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वाई हैड ही टर्न द किंग्स एनिमी, यानी वह दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसके दाढ़ी आई हुई थी ना, तो वह शत्रु क्यों बन गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द किंग पुट हिज ब्रदर टू द डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी संपत्ति भी छीन ली थी। सो इसीलिए दे हैड बिकम एनिमी, इसलिए वे क्या बन गए थे, शत्रु बन गए थे। तो बच्चों ये पार्ट 2 था चैप्टर 1 का, इसको बार बार देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू।